तो कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं एक हॉरर से भरपूर स्टोरी। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे याद है ये उस दिन की बात है जब हम दोस्त मिलकर ठंड की रात में जलती हुई आग के आगे बैठे हुए थे। हवा इतनी ठंड चल रही थी कि हड्डियां तक गल जाए। वो तो उस आग का सहारा था जो ठंड के मौसम में भी गर्मी का एहसास दिला रही थी। साथ में जलती हुई आग से आती जलती हुई लकड़ियों के चिड़चिड़ाने की आवाज हमारे कानों को चीरते हुए हमें डराने की कोशिश कर रही थी। पर हम मिलकर सुबह होने का इंतजार कर रहे थे और ये रात कैसे भी कट जाए, इसलिए हम बातें करके अपना टाइम पास कर रहे थे। हम रात में इतनी ठंड में वहाँ क्या कर रहे थे, हम कौन थे। जिस जगह पर हम थे वो जगह बेंगलोर मसूरी हाईवे पर थी, बिल्कुल सुनसान अनजानी सी। हाईवे के साथ मुख्य सड़क से बिल्कुल सटी हुई, लेकिन उस सड़क पर किसी भी गाड़ी के आने और जाने का कोई नामो निशान भी नहीं था। फिर हम यहाँ कैसे पहुँचे, मैं आपको बताता हूँ। हुआ यूँ कि मैं और मेरे दोस्त हरीश और गुलमोहर को हम प्यार से गुल्लू कहते हैं, बेंगलोर में एक शादी से अपने घर में वापस लौट रहे थे। अभी बेंगलोर शहर छोड़कर हाईवे पर लगभग 20 से 30 किलोमीटर ही चले होंगे कि गाड़ी झटके मारते हुए रुक गई। गाड़ी रुकते ही मैंने कहा, अरे यार गुल्लू, कैसे गाड़ी चला रहा है, आराम से चलाना, सारी नींद खराब कर दी। गुल्लू बोला, ले तू चला ले, चला अब। फिर मैंने कहा, नाराज क्यों होता है, चल उतर कर देखते हैं क्या हुआ है। गुल्लू ने कहा, पता नहीं यार, ऐसा लग रहा है कि कोई हवा का झोंका गाड़ी से आके टकराया हो, इसलिए हड़बड़ी में गाड़ी रोक दी। हम तीनों गाड़ी से उतरे, देखा इंजन गर्म हो चुका है, बोनेट से धुआं बाहर आ रहा है। हरीश ने कहा, रुको मैं अभी आया। मैं और गुल्लू बोनेट खोलकर गाड़ी देख ही रहे थे, तभी हरीश ने डिग्गी में से पानी की बोतल निकाली और बोला, ये ले, ठंडी कर ले गाड़ी को। हरीश की आवाज बैठी हुई और भर्राई हुई सी थी। ये उसकी बचपन की समस्या थी। उसने बताया था कि बचपन में होली वाले दिन किसी ने मजाक में मिठाई में गुलाल मिलाकर खिला दिया था। तब से उसकी आवाज बैठी हुई और भर्राई हुई सी हो गई थी। कोई पहली बार सुने तो डर जाए। खैर, हमें तो आदत थी उसकी आवाज सुनने की। फिर भी उस दिन उसकी आवाज सुनकर गुल्लू कुछ कांप सा गया। हमने इंजन ठंडा किया और गाड़ी में बैठ गए। गुल्लू ने चाबी मुझे पकड़ा दी और कहा, अब खुद चला ले इसको, वो भी पूरे आराम से। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और हम मंजिल की तरफ चल दिए। तभी मेरी नजर पेट्रोल के कांटे पर पड़ी। फिर मैंने बोला, अरे गुल्लू, पेट्रोल खत्म होने वाला है, इतने से पेट्रोल में हम मसूरी कैसे पहुंचेंगे। उसने कहा, पहुंच जाएंगे भाई, रास्ते में भरवा लेंगे। हमका टेंशन लेता है यार। सड़क पर बहुत अंधेरा था, गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा था। ठंड की रात थी तो धुंध भी हो रही थी। आगे जाके हाईवे 2 हिस्सों में बट गया। मैंने पूछा, गुल्लू कौन सा रास्ता पकड़ना है। तभी हरीश ने कहा, उस पर ले ले, पेट्रोल भी कम है, जल्दी पहुंच जाएंगे। दूसरे रास्ते पर बहुत भीड़ है, सब दूसरे रास्ते से ही जा रहे हैं, हम शॉर्टकट चलते हैं भाई। मैंने कहा, देख ले भाई, कोई नहीं जा रहा है वहाँ से, कहीं कोई मुसीबत ना आ जाए। गुल्लू ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, कोई भूत प्रेत नहीं आएगा, क्यों डरता है, हरीश है ना अपने साथ, इसकी आवाज से अच्छे अच्छे भूत प्रेत डर के भाग जाएंगे। और फिर हम तीनों जोर से हंसने लगे और हमने गाड़ी बाईपास की तरफ मोड़ ली। अभी 10 से 20 किलोमीटर ही चले होंगे कि गाड़ी फिर झटके मारने लगी और रुक गई। गुल्लू बोला, अब क्या हुआ, चलाना आराम से। मैंने बोला, होना क्या है, पेट्रोल खत्म हो गया है, ये हरीश के काम ऐसे ही होते हैं, इसको बोला था पेट्रोल डलवा कर लाना गाड़ी में, ऐसे ही ले आया होगा। हरीश अपनी बैठी हुई और भर्राई हुई आवाज में बोला, अरे देर हो रही थी इसलिए जैसी थी वैसी ले आया, अब उतरो नीचे और धक्का लगाओ, देखते हैं आगे कोई पेट्रोल पंप मिल जाए। अब हम में से बारी बारी एक आदमी स्टीयरिंग पर बैठता और बाकी दोनों धक्का लगाते। चलते चलते हमने देखा कि सड़क के बीचों बीच एक बहुत ही विशालकाय बरगद का पेड़ है। वो सड़क के बिल्कुल बीच में है और इसके चारों तरफ बड़ा सा चबूतरा बना हुआ है। उसी पेड़ के बगल से एक बारीक सा रास्ता दिख रहा था, जिसमें से बमुश्किल एक बार में एक गाड़ी निकाली जा सकती थी। बरगद के पेड़ की बड़ी बड़ी टहनियां नीचे लटकी हुई किसी के होने का एहसास करा रही थी। डर से हम तीनों के होश उड़ गए थे। जैसे जैसे हम बरगद के पेड़ की तरफ बढ़ रहे थे, हमारी धड़कनें बढ़ती जा रही थी। यूं लग रहा था कि वो पेड़ हमें ही देख रहा है और हमारी ओर बढ़ता चला जा रहा है। हम सहमे सहमे से आगे बढ़ते गए और हमारे दिमाग में ये बात भी चल रही थी कि ये पेड़ सड़क के बीचों बीच क्यों है, सड़क बनाते समय इसको काटा क्यों नहीं गया।
खैर, अब हम बिल्कुल पेड़ की बगल से गुजर रहे थे। अचानक मेरी नजर पेड़ के चबूतरे पर रखी भगवान की तस्वीरों पर पड़ी और सब समझ में आ गया कि जरूर ये पेड़ भूतिया पेड़ है, इसलिए इसको काट पाए। और लोगों ने खुद को बचाने के लिए पेड़ को लाल डोरे से बांध दिया था और इस पर भगवान की तस्वीर रख दी थी। शायद तभी वो पेड़ हमें सिर्फ घूर कर देखता रह गया और कुछ कर नहीं पाया। वही पेड़ के तने पर कुछ अक्षर उभरे हुए थे। शायद वहाँ की स्थानीय भाषा में कुछ लिखा था जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अक्षरों की आकृति मेरे दिमाग में बैठ चुकी थी। हम थोड़ा और आगे बढ़े तो एक उजड़ी हुई वीरान बस्ती दिखाई दी। ऐसा लग रहा था कि जैसे हम किसी कब्रिस्तान से गुजर रहे हो। रात का सन्नाटा, सुनसान सड़क, सिर्फ हम तीन दोस्त। इतनी ठंड की रात में भी हमारे पसीने छूट रहे थे। यहाँ भी हर जगह वही अक्षर और वही आकृतियां बनी हुई थी। एक बात और कि काफी देर से हमें एक अजीब सी गंध का एहसास हो रहा था। पता नहीं क्या था वो सब। ऐसे ही चलते चलते हम काफी दूर आ चुके थे, लगभग 4-5 किलोमीटर। धक्का लगाने के बाद हम तीनों थक चुके थे। हमने सोचा कि गाड़ी में बैठकर आराम करते हैं और तीनों गाड़ी में बैठ गए। ठंड बहुत थी। पूरी गाड़ी बंद करने के बाद भी कपकपी नहीं रुक रही थी। तभी हरीश बोला, चलो बाहर आग जलाकर आग सेकते हैं। ऐसे तो गाड़ी में कुल्फी जम जाएगी हमारी। रात काफी हो चुकी थी, करीब 12 से 1 बजे के बीच का वक्त हो रहा था। हम सब गाड़ी से बाहर निकले, सड़क से नीचे उतरकर एक कोने में जगह ढूंढी और फिर लकड़ियां इकट्ठा कर आग को जलाया। गुल्लू ने अपने लाइटर से 2-4 बूंद पेट्रोल लकड़ियों पर डाला और उसी लाइटर से आग लगा दी और हम आग सेकने लगे और हमने गप्पे मारने शुरू कर दिए। थोड़ी दूरी पर एक टूटी हुई दीवार थी, उसका दरवाजा भी बहुत खराब हो चुका था। धुंध बहुत थी तो कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। दीवार पर वही लोकल भाषा में कुछ लिखा था। मैंने गुल्लू को बोला, क्या लिखा है, पढ़ना तो जरा। गुल्लू वहीं की लोकल भाषा जानता था। उसने पढ़ने का प्रयास किया, ना ना ब। अरे छोड़ो ना, हमें क्या कुछ भी लिखा हो, एक तो धुंध, ऊपर से दीवार पर जमी धूल, कुछ समझ में नहीं आ रहा, गुल्लू ने बोला। और फिर हमारा पूरा ध्यान आग पर था। उससे अच्छी हमें गर्मी मिल रही थी। ठंड का आभास खत्म हो चुका था। हमने काफी लकड़ियां जोड़ ली थी जलाने के लिए। आग काफी तेज थी। हम बातें कर रहे थे, तभी मेरे दिमाग में एक जिज्ञासा जागी। मैंने सोचा चलो पूछ लेता हूँ, चुड़ैल चुड़ैल क्या होती है? बता सकता है तुम में से कोई, क्या होती है चुड़ैल? मैंने अपने दोस्तों से पूछा। दोनों एकदम सन्न रह गए, जैसे मैंने पता नहीं क्या पूछ लिया हो। फिर हरीश बोला, अभी थोड़ी देर पहले तो डर रहा था, अब चुड़ैल के बारे में जानना चाहता है। मैंने कहा, हाँ तो क्या हुआ? उसके बारे में बात करने से क्या वो यहाँ प्रकट हो जाएगी? डर तो तुम अब रहे हो। हरीश बोला, सुनो मैं बताता हूँ चुड़ैल के बारे में, मैंने बहुत सुना है। और वो अपनी भर्राई हुई और डरावनी आवाज में लगा सुनाने चुड़ैल के किस्से। तभी गुल्लू बोला, अच्छा पहले ये बता, चुड़ैल पैदा होती है या बाद में बनती है? हरीश ने बताया, देखो चुड़ैल कभी पैदा नहीं होती है, ये तो मरने के बाद चुड़ैल बनती है। मैंने पूछा, कैसे? हरीश बोला, कहा जाता है कि जब कोई गर्भवती महिला दिवाली के 5वें दिन प्रेगनेंसी की वजह से मर जाए तो वो बाद में चुड़ैल बन जाती है। चुड़ैल दिखने में बहुत ही डरावनी होती है। उनके पैर उल्टे होते हैं, उनके चेहरे पर मौत का खौफ दिखता है, बाल उलझे और बिखरे हुए होते हैं, उनकी तोड़ी जो है लंबी और नोकीली होती है, चेहरे पर झुर्रियाँ छाई रहती है। ये कोई भी रूप धारण कर लेती है, आदमी औरत कोई भी, ये किसी की भी आवाज निकाल कर तुम्हें बुला सकती है। ऐसा सुना है कि रात में ये दरवाजे पर दस्तक भी देती है। तुम्हारे किसी चहीते की आवाज इस तरह निकाल कर पुकारती है जैसे वो किसी मुसीबत में हो, और तुम झट से दरवाजा खोल दोगे और ऐसा करते ही तुम्हारी मौत हो जाएगी। ये पुरुषों को सुंदर महिला बनकर लुभाती है और उनका खून चूसकर अपनी उम्र में बढ़ावा करती है। इतने में गुल्लू बोला कि डायन भी तो यही काम करती है, पुरुषों को अपने वश में करती है। तो क्या डायन और चुड़ैल एक ही चीज होती है? हरीश बोला, अरे नहीं, चुड़ैल और डायन में अंतर होता है। चुड़ैल तो मैंने जैसे बताया कि मरने के बाद बनते हैं, पर डायन जो होती है वो एक जिंदा स्त्री होती है, मतलब जिंदा औरत। वो अपने तंत्र मंत्र काले जादू से पुरुषों को अपने वश में करती है। इसलिए तुमने सुना भी होगा कि कोई जगह एक औरत को जलाकर मार दिया क्योंकि वो एक डायन थी, पर चुड़ैल को मारने की बात नहीं सुनी होगी, क्योंकि उसको कौन मारेगा, वो तो पहले से ही मरी हुई है।
मैंने पूछा, तो क्या चुड़ैल को खत्म नहीं किया जा सकता? गुल्लू बोला, मैंने सुना है कि अगर चुड़ैल के पेट को काट कर उसके बच्चे को उससे अलग कर दिया जाए और बाद में बरगद के पेड़ के नीचे उसको दफना दिया जाए तो चुड़ैल की शक्ति खत्म हो जाती है और वो सदा के लिए शांत हो जाती है। फिर हरीश ने अपनी बात आगे बढ़ाई। उसने बताया कि दादी माँ ने बचपन में उसे एक चुड़ैल का किस्सा सुनाया था। करीब 100 से 150 साल पुराना किस्सा होगा, नालोबा का किस्सा। तुम लोग सुनना चाहोगे नालोबा की कहानी? मैंने पूछा, नालोबा ये क्या होता है? गुल्लू बोला, अरे कुछ नहीं, ये यहाँ की लोकल भाषा का शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है कल आना। मैंने कहा, अच्छा चलो सुनाओ सुनाओ। गुल्लू बोला, कहीं तुम वो श्रद्धा कपूर की फिल्म स्त्री कल आना की बात तो नहीं बता रहे हो जिसमें चुड़ैल को कहते हैं कल आना? हरीश बोला, अरे नहीं यार, उल्टा वो फिल्म इस कहानी की वजह से बनी है और फिर मेरी कहानी तो उसे उलट है एकदम। मैंने पूछा, उलट वो कैसे? हरीश बोला, सुनोगे तो पता चल जाएगा तुम्हें, पहले सुन तो लो। ये एक गांव की कहानी है। बेंगलोर के पास एक गांव था, बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा ही रहा होगा। गांव में एक परिवार था। उस परिवार में एक बहुत ही सुंदर औरत थी जो कि गर्भवती थी। गांव के बाहर एक बरगद का पेड़ था। उससे कुछ दूरी पर सड़क किनारे बहुत सारे छोटे छोटे कब्रिस्तान बने हुए थे और दूर एक बड़ा कब्रिस्तान भी था। मैंने पूछा, बहुत सारे कब्रिस्तान क्यों? और क्या वो मुर्दों को जलाते नहीं थे? नहीं, उस गांव की अपनी एक परंपरा थी जिसमें मरने वाले के शरीर को आधा मतलब धड़ से नीचे वाला हिस्से को जलाया जाता था और ऊपर वाले हिस्से को दफनाया जाता था और एक आदमी को दफनाने के बाद कब्रिस्तान की दीवार पर लिख दिया जाता था, नालोबा मतलब कल आना। गुल्लू बोला, ऐसा क्यों भाई? एक कब्रिस्तान में एक मुर्दा और क्यों नालोबा क्यों लिखते थे? हरीश बोला, क्योंकि मुर्दों को 2 हिस्सों में रखा जाता था। एक को बरगद के नीचे जलाया जाता था तो दूसरे को दफनाया जाता था। जब दफनाया जाता था तो साथ में उनके सभी कपड़े और खाने पीने के सामान भी रखे जाते थे। ऐसा कहा जाता था कि जो भी औरत प्रेगनेंसी के दौरान मरती थी वो चुड़ैल बन जाती थी। मैंने अभी ये बताया था ना तुमको, बस इसीलिए उनको खाने की व्यवस्था वहीं कर दी जाती थी ताकि चुड़ैल वहां से बाहर ना आए। अगर कोई उन्हें देख ले तो चुड़ैल उसको मार डालेगी, इसलिए कब्रिस्तान के बाहर नालोबा लिखा जाता था ताकि कोई भूल से भी अंदर ना चला जाए। तो दोस्तों, YouTube की किसी टेक्निकल इशू की वजह से नालोबा की हॉरर स्टोरी मैं आधी ही अपलोड कर पा रहा हूँ। मैंने इसी हॉरर स्टोरी के साथ इस स्टोरी का पार्ट 2 भी अपलोड कर रहा हूँ, सो प्लीज आप जाकर उसे भी देख लें। आपको पूरी स्टोरी मिल जाएगी, आप जाकर देख सकते हैं, उसे बिल्कुल भी मिस ना करें। शुक्रिया।